जब भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात होती है, शुरुआत होती है रिक्रूटमेंट। किसी से भी आप बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, काम क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट करना और उसके बाद बाकी और चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट से पहले जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, उसमें पहला स्टेप आपने गैप एनालिसिस कर लिया कि कितने जॉब्स, कितने लोग आपके पास हैं, कितने लोग आपको चाहिए, और वो सारा गैप एनालिसिस करने के बाद आप रिक्रूटमेंट करते हैं, ऐड देते हैं। इन दोनों प्रोसेस के बीच में जो प्रोसेस है वो है जॉब एनालिसिस। अगर जॉब एनालिसिस प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया तो आप ये मान लीजिए कि आगे के फंक्शंस भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होंगे। प्रॉपर सिस्टमैटिक जॉब एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को चेंज कर सकता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। है क्या जॉब एनालिसिस? अगर हम बात करें, जॉब एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से आप कलेक्ट करते हैं पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जॉब के बारे में। जॉब के बारे में क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते हैं आप जॉब एनालिसिस में? जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उस जॉब को करने के लिए किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है पर्सन में, और वर्किंग कंडीशन ओवरऑल किस तरह की होंगे। अगर हम जॉब एनालिसिस की बात करें, ये प्योरली जॉब को ध्यान में रखा जाता है। इसमें कौन परफॉर्म करेगा, कोई पर्सन स्पेसिफिक, वो कंसिडरेशन नहीं होता है। जॉब एनालिसिस इज एनालाइजिंग द जॉब, नॉट द पर्सन हु विल बी परफॉर्मिंग इट। बेसिक पर्पस क्या होता है कि रोल क्या है, जो भी व्यक्ति उस रोल को, उस जॉब को परफॉर्म करेगा, उसको क्या सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, वो किसको रिपोर्ट करेगा और कौन उसके अंडर में आएगा, कौन उसको रिपोर्ट करेगा। अगेन, नॉट पर्सन, द जॉब। अगर जॉब एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो उसका आउटकम है वो प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको दे देता है जॉब के बारे में, कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस जॉब को करने के लिए उस पर्सन की स्किल, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें क्या चाहिए होंगी। तो ये एक तरह से फाउंडेशन है जो बाकी सारे एचआर फंक्शंस के लिए एक बेस का काम करती है। गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ये एक नींव है जिस पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो इसीलिए प्रॉपर जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसके लिए। बिफोर एनी अदर फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू गो फॉर जॉब एनालिसिस। बेसिक कंसेप्ट जॉब एनालिसिस के समझ लेते हैं। पहला है जॉब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो किसी एम्प्लॉय को असाइन की जाती है। जैसे सेल्स मैनेजर, ये जॉब है। सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये एक जॉब है। ऑपरेशंस हेड, अगेन जॉब। तो ये सारे जॉब कहलाते हैं। पोजीशन, स्पेसिफिक जॉब जो व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उस पोजीशन को क्या कहा जाएगा। जैसे सेल्स मैनेजर रोल जॉब था, ऑपरेशन हेड रोल जॉब था, और ये जो ऑपरेशन हेड है या सेल्स मैनेजर पोजीशन है, ये पोजीशन कहलाएगी। टास्क, अलग अलग काम जो उस जॉब के अंदर में आएंगे। जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसने अपनी डेली या मंथली सेल्स रिपोर्ट बनानी है, उसको कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को टारगेट करना है। ये अलग अलग दो टास्क हैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव रोल जो जॉब है उसके अंडर में आएंगे। और ड्यूटी, क्लोजली रिलेटेड टास्क जो मेजर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेंगे वो ड्यूटी कहलाता है। जैसे सेल्स मैनेजर की ही हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैनेजिंग क्लाइंट रिलेशनशिप, ये ड्यूटी है
उस व्यक्ति की जो सेल्स मैनेजर रोल परफॉर्म करेगा। ओके, इम्पॉर्टेंट क्यों है जॉब एनालिसिस? मैंने पहले भी कहा कि ये फाउंडेशन है जिस पे पूरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बिल्डिंग खड़ी होती है। तो जॉब एनालिसिस अगेन, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो यहीं से शुरू होते हैं और इसका इफ़ेक्ट सभी फंक्शंस पे आता है। ये स्ट्रैटेजिक एचआर के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है, क्योंकि जब भी आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन प्लानिंग, कोई भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन की बात करेंगे तो पहला काम क्या है? जॉब एनालिसिस। क्योंकि ये सारे फंक्शन बेस होते हैं कि एक्चुअली जॉब क्या है, रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, सारी चीज़ें इसके हिसाब से ही डिसाइड होती हैं। जॉब एनालिसिस अगर प्रॉपर किया गया है तो आप जिस भी व्यक्ति को चुनेंगे जॉब परफॉर्म करने के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन फिट होगा, वो पर्सन जॉब फिट होगा। वहाँ पर अगर जॉब फिट नहीं होता है कोई भी व्यक्ति, तो प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, इन सब पे बहुत इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर जॉब फिट नहीं है तो, पर्सन जॉब फिट नहीं है तो, अगर ये चीज़ प्रॉपर रहेगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, पर्सन कमिटेड रहेगा अपने जॉब के लिए, एंगेज्ड रहेगा जॉब में। मोरओवर ये आपको लीगली भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट डिसीजन बहुत सारे लॉज के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, जैसे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आजकल बहुत एक टर्म चली है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने जॉब एनालिसिस प्रॉपर किया है तो वो आपको लीगली भी प्रोटेक्टेड रहेगा बहुत सारे रेगुलेशन से। प्रोसेस जॉब एनालिसिस का समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्यों है जॉब एनालिसिस, किस पर्पस से। जैसे अगर आप रिक्रूटमेंट के लिए करेंगे तो जॉब एनालिसिस की पूरी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी, ट्रेनिंग के लिए, लीगल कंप्लाइंस के लिए। तो सबसे पहले पर्पस आपको डिफाइन करना है कि आप किस पर्पस से जॉब एनालिसिस करना चाहते हैं। इसके बाद जिस भी जॉब को एनालाइज करना है उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे। ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल जाएगी? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप चार्ट होता है, वहाँ से। हर ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी मैनुअल्स होते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। और एक बेस आपको जो एग्जिस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन है वहाँ से भी मिल सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति अपने वर्क फ्लो का डॉक्यूमेंटेशन करता है, वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है जॉब एनालिसिस के लिए। उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेटिव जॉब सिलेक्ट करनी है। अब जैसे सेल्स मैनेजर रोल, बहुत सारे सेल्स मैनेजर होंगे, तो आपको एक कोई रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है जिसकी आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे और उसके बाद आप उसके फंक्शंस, लेवल, सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। अगर आपको मल्टीपल जॉब्स का एनालिसिस करना है तो हर जॉब के लिए आपको की पोजीशंस सिलेक्ट करनी पड़ेंगी जो रिप्रेजेंट करे उस जॉब को। इसके बाद आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन जो आप एम्प्लॉई जो जॉब परफॉर्म कर रहा है उससे कर सकते हैं। उसने जो लॉग, रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग सिस्टम पे प्रोवाइड की है वहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन लिखेंगे। ये दो जॉब एनालिसिस के पार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब इसको मैं डिफ़ाइन करती हूँ, उससे पहले मेथड्स डेटा कलेक्शन के। एक जो स्टेप मैंने बोला कि आपने रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको डेटा कलेक्ट करना है। अब डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, आप खुद उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑब्जर्व करें जो वो जॉब परफॉर्म कर रहा है। आप उसको खड़े रह के या किसी मशीन की मदद से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप उसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहा है, किससे उसको इंटरैक्ट करना है, मशीन्स को किस तरह से यूज़ कर रहा है, या जिस जगह वो जॉब कर रहा है वो एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब टेम्परेचर क्या है, सिटिंग पोजीशन कैसी रहती है,
क्या उसको बहुत लंबे ड्यूरेशन तक खड़े रह के काम करना है या बैठ के काम करना है, कंप्यूटर यूज़ करना है या कोई और मशीन यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आप पर्सनली ऑब्जर्व करके भी देख सकते हो। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन जो ऑब्जर्वेशन से नहीं मिल सकती वो आप क्वेश्चनर की मदद से कलेक्ट कर सकते हो। आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर ले सकते हो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर पब्लिश कर रखे हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। तो वो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर आप अलग अलग जगह से, या आप अपना खुद का भी क्वेश्चनर बना सकते हो, वो आप उस व्यक्ति को दे सकते हो जो जॉब परफॉर्म कर रहा है, या उस व्यक्ति के सुपरवाइज़र को दे सकते हो जो उसको देखता है डेली बेसिस पे जॉब परफॉर्म करते हुए, और आप उस क्वेश्चनर पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चनर ओपन एंडेड हो सकता है, क्लोज एंडेड हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, वो आप अकॉर्डिंग टू जॉब सिलेक्ट करते हो। इसके बाद उस व्यक्ति से क्यों ना बात की जाए जो एक्चुअली जॉब परफॉर्म कर रहा है, तो आप इंटरव्यू के माध्यम से भी आप जॉब के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये इंटरव्यूज़ अगेन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, जो आपने पहले से ही क्वेश्चंस डिसाइड करके रखे हैं वही पूछे जाएं। अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चनर से नहीं सामने आ सकती, वो आप इंटरव्यू से कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से डायरीज़ या लॉग्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जहाँ पर व्यक्ति अपने किए गए सारे कामों को डॉक्यूमेंट करता है। अर्लियर इट वाज इन द फॉर्म ऑफ डायरीज़, आज की डेट में वो कंप्यूटर पे या किसी और फॉर्म में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या अलग कोई उनका सॉफ्टवेयर है उस पर एंट्रीज करके वो सारे डायरीज़ या लॉग्स या इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। तो इस डायरीज़ या लॉग से क्लियर आपको समझ में आ सकता है कि कौन सा काम किस टाइम पर या कितनी बार किया जाता है, फ्रीक्वेंसी भी आपको समझ में आ सकती है। तो ये वेरियस मेथड्स हैं जिनसे आप जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये प्राइमरी जॉब डेटा कलेक्शन मेथड हैं। प्राइमरी मतलब जो व्यक्ति जॉब परफॉर्म कर रहा है, हमने उसी से डायरेक्ट डेटा कलेक्ट किया है। अब जैसे मैंने कहा, जॉब एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करता है कि जॉब एक्चुअली क्या है, ये बताता है कि जॉब क्या है और कैसे परफॉर्म की जाती है। इसमें डिटेल्ड लिस्ट आती है ड्यूटीज़ की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, टूल्स और इक्विपमेंट्स वो कौन कौन से इस्तेमाल कर रहा है, उसका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। वर्क एनवायरनमेंट जो मैंने अभी पहले भी बताया कि किस टेम्परेचर में, कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहता है, जैसे किसी अगर होटल इंडस्ट्री की बात करें तो फ्रीज़र वाली चीज़ जो रहती है, फ्रीज़र के पास में काम करना है, किचन में काम करना है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी इस तरह के टेम्परेचर डिफरेंट रहते हैं। उसको लॉन्ग आवर्स तक स्टैंडिंग पोजीशन में काम करना है या उसको लॉन्ग आवर्स तक बैठ के काम करना है, ये सारी चीज़ें वर्क एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। ये फील्ड वर्क है, ऑफिस वर्क है। फिर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उसको रिपोर्टिंग किसको करना है, उसको किस किस के साथ इंटरैक्ट करना है। जैसे सेल्स में जो व्यक्ति जॉब करेगा उसको अपने उसके ऊपर जो हेड काम कर रहा है उसको रिपोर्ट करना है, क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट करना है, कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करना है। कस्टमर कौन होंगे, क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करना है, कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करना है। कस्टमर कौन कौन होंगे, क्या वो B2B है या B2C है, ये किस तरह से किस के साथ इंटरैक्शन रहेगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड्स अगेन मेथड्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं कि जब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा तो उनसे एक्सपेक्टेशन क्या हैं, गोल्स उनके क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स उनके क्या रहेंगे उस जॉब में। अगर उनको कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो किस लेवल तक, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। सेकेंड पार्ट जो जॉब एनालिसिस का होता है वो है जॉब स्पेसिफिकेशन। ये पार्ट जो व्यक्ति जॉब करेगा उसके पास क्या क्या चीज़ें, स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कि कौन व्यक्ति उस जॉब को कर सकता है।
व्यक्ति से यहाँ मतलब है पर्सन, वो नहीं जो जॉब कर रहा है, मिस्टर शर्मा मिस्टर वर्मा नहीं, whosoever will be performing this job, उसको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल लेवल क्या होना चाहिए। जैसे किसी जॉब के लिए रिक्वायर्ड है कि मिनिमम MBA हो, या BCom वाला भी कर सकता है, या MCA होना चाहिए, या लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस उसको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन में आएंगी। स्किल्स, अब कंप्यूटर्स पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आने चाहिए फॉर एग्जांपल, या किस तरह की मशीन्स उसको हैंडल करना आना चाहिए। एक्सपीरियंस, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इज़ नेसेसरी। अक्सर अगर आपने किसी जॉब के रिक्रूटमेंट एड्स देखे हैं तो उसमें लिखा है मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मिनिमम 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये कहाँ से आता है? जॉब एनालिसिस का ही आउटपुट है। फिजिकल एंड मेंटल रिक्वायरमेंट, कुछ जॉब के लिए स्पेसिफिक फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं, किसी के लिए मेंटल कैपेसिटी अलग चाहिए होती है, तो वो भी जॉब एनालिसिस के जॉब स्पेसिफिकेशन वाले पार्ट में आती है। और क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट होती हैं। तो डिस्क्रिप्शन बताता है कि जॉब क्या है, स्पेसिफिकेशन बताता है कि जॉब कौन कर सकता है, और अगर जॉब एनालिसिस प्रॉपर है तो आपके बाकी काम भी प्रॉपर ही होंगे।